हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज से हम क्लास 12th फिज़िक्स हिंदी मीडियम का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो सबसे पहली यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो लेक्चर्स हैं वो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, ठीक है। तो यूनिट का नाम है हमारे स्थिर वैद्युतिकी और चैप्टर नंबर 1 हमारा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र अकॉर्डिंग टू आरबीएसई, ठीक है। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। बाकी चैप्टर में आगे सब कुछ सेम है, तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए सारे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम, और यूनिट का नाम क्या है हमारी? स्थिर वैद्युतिकी। तो हम इस पूरी यूनिट में हमारे आते हैं चैप्टर 1, 2, 3 और 4। स्थिर वैद्युतिकी एक यूनिट है जिसके अंदर बेटा अपने 4 चैप्टर कवर होते हैं। कौन कौन से? एक तो सबसे पहला है विद्युत क्षेत्र कवर होता है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम, चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव और चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। ये 4 चैप्टर इस यूनिट के अंदर हमारे कवर होते हैं। इस यूनिट में स्थिर वैद्युतिकी ही हम पढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो स्थिर और दूसरा वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब जो विरामावस्था में होता है, विरामावस्था, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो अगर आवेश विरामावस्था में है और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। समझ में आ गई बात? विरामावस्था में आवेशों के अध्ययन को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ओके, अब सबसे पहली बात आती है, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? आवेशों का। तो आवेश क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आवेश देखिए, जैसे किसी भी वस्तु के पास द्रव्यमान होता है, वैसे ही आवेश भी किसी वस्तु का गुण होता है। जैसे अगर किसी वस्तु पर आवेश आ गया तो उस वस्तु पर विद्युतीय गुण आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक उदासीन वस्तु है। क्या है? उदासीन, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन द्रव्यमान तो होगा इसका m, ठीक है। अगर इसके पास द्रव्यमान है तो जिस वस्तु के पास भी द्रव्यमान होता है वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो आंसर है वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये वस्तु कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगी? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, क्योंकि इसके पास क्या है? द्रव्यमान। ओके, अब ये भी एक वस्तु है, इसके पास द्रव्यमान m है और आवेश q है। क्या है? द्रव्यमान m और आवेश q। भाई वस्तु, हर वस्तु होगी, द्रव्यमान तो होगा ही होगा, और इस पर आवेश भी है। तो द्रव्यमान के कारण इसके पास क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, और आवेश के कारण इसके पास क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। जिस वस्तु के पास भी आवेश होता है उसके पास विद्युतीय गुण आ जाते हैं, ठीक है। वो दूसरी वस्तु को आकर्षित कर सकती है, दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित कर सकती है, लेकिन उदासीन वस्तु ऐसा नहीं कर सकती। तो ये उदासीन थी, इसका मतलब इसका आवेश नहीं था, तो इसके पास विद्युतीय गुण नहीं थे। ये वस्तु के पास आवेश है, ठीक है, इस वस्तु के पास आवेश था तो इसके पास विद्युत क्षेत्र था, और ये विद्युतीय गुण भी उत्पन्न करता है। ये दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित और आकर्षित भी कर सकती है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, अब बात आती है कि आवेश का कारण क्या होता है। आवेश का कारण, आवेश आता कैसे है? तो उसके लिए देखिए, ये एक वस्तु है, ठीक है, इसका नाम है A, और ये दूसरी वस्तु है, इसका नाम है B। पहले ये उदासीन था, इसका मतलब कोई भी इस पर आवेश नहीं था, और ये वस्तु भी उदासीन है, इसका मतलब इस पर भी कोई आवेश नहीं है। अब क्या होता है, इस वस्तु से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। मान लीजिए A से B में एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ, तो आप कहेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो उसके लिए देखिए कि हर वस्तु परमाणु से मिलकर बनी है। ये बात आपको पता है ना? हर वस्तु किससे मिलकर बनी है? परमाणु से। और परमाणु में क्या होता है? ये नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, जैसे ये नाभिक है, इसके पास अगर +3e आवेश है, कितना आवेश है नाभिक के पास? +3 आवेश।
तो इसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी के पास आवेश कितना होगा, -3e। अगर इसके पास है +e तो इसके पास भी -e होगा। तो कुल मिलाकर जितना नाभिक पर धनात्मक आवेश होता है उतना ही उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इसलिए इन दोनों आवेशों को अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो हम अपने आप में हर परमाणु उदासीन होता है। ये बात आप क्लियर हुई कि परमाणु अपने आप में क्या होता है, उदासीन होता है। अब क्या होता है, लेकिन हम अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं, कुछ भी उनके बीच में कुछ क्रिया हो रही है और उस कारण, एक मिनट, ये एक वस्तु है तो प्लस नहीं लगाना, आवेश नहीं है ये वस्तु, ये भी एक वस्तु है, ठीक है, ओके। इस वस्तु का नाम क्या है, ए, और इस वस्तु का नाम क्या है, बी। अब आप समझ गए कि दोनों ही उदासीन थी पहले। इसका मतलब, उदासीन का मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही इस पर पॉजिटिव है, जितना इसके पास नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होता है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना बेटा, बी के पास। और ए से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो इसके पास कौन सा चार्ज बढ़ गया, ए पर, पॉजिटिव। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है, या जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, वो धनावेशित हो जाती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। तो ये बात समझ में आई सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का कारण आवेश होता है। कहने का मतलब आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो ये लाइन थोड़ी चेंज कर लो, तो इसका लाइन का मतलब है आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। सेकंड लाइन है, वस्तु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, वो नेगेटिव हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और किसी वस्तु पर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी। वस्तु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है धनावेशित हो जाती है। क्लियर हुआ, ओके। अब आवेश कैसे आता है, आवेश यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परमाणु की उदासीनता में विक्षोभ से आवेश उत्पन्न होता है। तो ये एक पॉइंट समझो, ये बेटा ऊपर वाले 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है, ओके। तो ये पॉइंट समझो, परमाणु की उदासीनता में विक्षोभ से आवेश उत्पन्न होता है, ओके। तो मैंने आपको भी बताया कि हर परमाणु क्या होता है, अपने आप में उदासीन। जैसे ये परमाणु है तो जितने इसके पास पॉजिटिव है उतने ही इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई। अब जैसे ये एक परमाणु का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो ये कितना है बेटा, इस पर कितना चार्ज होगा, न्यूक्लियस पर +2e, नाभिक पर +2e, और यहाँ और इसमें, एक मिनट फिर से एक बार देखते हैं, फिर से देखिए बेटा, ये एक परमाणु है, ये नाभिक है, नाभिक पर आवेश हो गया मान लीजिए +2e, और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2e, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो +2e -2e कितना हो गया, 0। तो ये अपने आप में जो परमाणु है उदासीन है, तो लिख दो Q = 0, उदासीन है। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन इससे चला जाता है, इस वस्तु का 1 इलेक्ट्रॉन या इस परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे निष्कासित हो जाता है, किसी कारण से निष्कासित हो जाता है। किस कारण से होता है वो छोड़ो अभी, मान लीजिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, 1 चला जाता है तो कितने हो गए, 1 रह गया बस। तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास, अब रह गए -e, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। पहले चार्ज कितना था, 0, अब कितना हो गया, परमाणु पे, इसमें नाभिक पे कितना है, +2e, और इलेक्ट्रॉन पे कितना, -e, तो +2e - e कितना हो गया, +e। तो अब चार्ज कितना रह गया बेटा इस पर, +e। तो मैं कर देता हूँ +e, तो चार्ज आ गया ना +e, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना इस पर। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। और दूसरा ये वस्तु आवेशित कब हुई, जब इसके उदासीनता में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, क्योंकि पहले +2e और इधर -2e इलेक्ट्रॉन थे। पहले वस्तु पे कितने थे, +2e तो नाभिक पे था और -2e जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उन पे था। तो टोटल चार्ज कितना था, 0। तो पहले वस्तु उदासीन थी, लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है तो उदासीनता में विक्षोभ आ जाता है, मतलब उदासीनता में डिस्टर्बेंस आ जाता है।
तो इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या होता है बेटा, उदासीनता में विक्षोभ आता है। विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस आता है। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो परमाणु की उदासीनता में विक्षोभ से आवेश उत्पन्न होता है। परमाणु पहले उदासीन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया, विक्षोभ। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव चार्ज होगी, इसका मतलब उस पर आवेश आ गया। क्लियर होगी बेटा बात ये? ओके। अब क्या होता है, ये एक वस्तु है, ठीक है, ए, ये एक वस्तु है बी। ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर जाता है। इसका मतलब ए वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और बी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो बी क्या हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित, और ए क्या रह जाएगी, पॉजिटिव, धनावेशित। अब हुआ क्या, ए ने इलेक्ट्रॉन को त्याग क्यों किया और बी ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण क्यों किया? तो आंसर है, ए के पास इलेक्ट्रॉन दुर्बल रूप से बंधा होगा और बी के पास इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधा होगा। तो इसका मतलब जिसके पास बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रबल रूप से बंधित होते हैं, वस्तु जिसके परमाणु में बाह्य कक्षक में प्रबल बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन जो प्रबल, अब जिसके पास प्रबल बंधित इलेक्ट्रॉन है वो खुद तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा नहीं और दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ले और लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो। क्लियर हुआ? वस्तु जिसके परमाणु में बाह्य कक्षक में प्रबल बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और वस्तु जिसके परमाणु के बाह्य कक्षक में दुर्बल बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जिसके पास दुर्बल बंधित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। क्लियर होगी बात बेटा ये? तो ये तो हो गया आवेश का कारण, कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, वस्तु का एक गुण होता है। आवेश क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आता है। कोई वस्तु धनात्मक आवेशित क्यों होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ऋणात्मक क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित क्यों होते हैं, दुर्बल बंधित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिस वस्तु पे, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और प्रबल बंधित वाली वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो ये क्लियर हुआ बेटा आपको बातें? ओके। अब बात आती है विद्युत आवेश के गुणधर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, अब देखिए इसके अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग स्थिति में आवेश अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ कि जैसे एक आवेश है और ये विरामावस्था में है, मतलब ये रुका हुआ है, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो विरामावस्था में अगर आवेश है तो क्या उत्पन्न करेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात? अगर यही आवेश गति करने लग जाता है, v चाल से गति करने लग जाता है, तो पहले क्या था, विरामावस्था में, तब क्या उत्पन्न कर रहा था, विद्युत क्षेत्र। अब ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, गतिमान हो गया है। और जैसे ही गतिमान होगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा, तब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। तो विरामावस्था में आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और जैसे ही अगर चलने लग जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। अभी आप ये ध्यान रखो, ये गुण है बेटा इसका, ये करता है ऐसा। आगे पूरा चैप्टर आएगा चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो हम देखेंगे। क्योंकि देखो ये बात बताता हूँ मैं आपको कि आवेश जब रुका हुआ है तब ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और जैसे ही बेटा आवेश चलने लगता है ना, तो आवेश का प्रवाह होने लगता है। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश जैसे ही प्रवाह होने लगता है, चलने लगता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है बेटा। और जब भी ही किसी तार में विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या समझ में आया आपको कि आवेश जब गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो विरामावस्था में आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, और गतिमान अवस्था में आवेश क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। ओके। विरामावस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान चाल से गतिमान आवेश स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न करता है, बात क्लियर हुई। और धारा के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्लियर होगी बात? तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली। आवेश जब विरामावस्था में होता है तो क्या करता है, और गतिमान अवस्था में होता है तो क्या करता है। अब आवेश रुका हुआ था, विद्युत क्षेत्र, चल रहा था, चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लीजिए आवेश अगर दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो क्या होगा, दौड़ने का मतलब है उसकी चाल लगातार अगर बढ़ रही है। अगर किसी वस्तु की चाल बढ़ती है
तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, वो वस्तु त्वरित हो रही है, उस वस्तु में त्वरण है। अगर किसी वस्तु का वेग लगातार रूप से बढ़ रहा है तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है बेटा, त्वरण। तो वो चीज़ त्वरित हो रही है, तो हम कहेंगे अगर आवेश त्वरित हो रहा है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। यह हम आगे चैप्टर में प्रूव कर देंगे कि आवेश अगर त्वरित हो रहा है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। विरामावस्था में आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। गतिमान अवस्था में क्या उत्पन्न करता है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र। और अगर त्वरित होता है तो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये क्लियर होगी बातें, ओके। अब हम बात करते हैं कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि होती है या मूलभूत राशि होती है। तो आंसर है आवेश एक व्युत्पन्न राशि होती है। तो ये व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है, ये हमें 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं बेटा। कौन कौन सी होती हैं मैं बताता हूँ। देखो, एक तो द्रव्यमान, याद रखो, याद करो, 11th में पढ़ा था। द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, तापमान, प्रदीपन तीव्रता और मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ये बेटा कितनी राशियाँ होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों राशियाँ कौन सी हैं, इनको बोलते हैं मूलभूत राशियाँ। जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले बनते हैं वो इन्हीं राशियों से मिलते हैं बेटा। ये देखिए फिर से बता रहा हूँ, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, तापमान और ये प्रदीपन तीव्रता और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, मोल। तो देखिए कौन आ रहा है, द्रव्यमान आ रही है, लंबाई आ रही है, समय आ रहा है, धारा आ रही है, समय और तापमान आ रहा है, प्रदीपन तीव्रता आ रही है और मोल आ रहा है। तो इसमें कहीं पे आवेश है। ये 7 है ना बेटा, ये 7 ही मूलभूत राशियाँ। इनके अलावा जितनी भी राशियाँ होती हैं उनको सब व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, क्योंकि जितनी भी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो सभी मूलभूत राशियों से ही मिलकर बनी होती हैं। तो आवेश क्या होता है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। और विद्युत धारा क्या होती है बेटा, एक मूलभूत राशि, क्योंकि ये सातों के अंदर आती है विद्युत धारा, चाहे चौथे पांचवें नंबर। तो विद्युत धारा एक मूलभूत राशि है जबकि आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। अब देखिए आई बराबर क्या होता है बेटा, विद्युत धारा का सूत्र याद है क्या सबको, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आवेश के प्रवाह की दर आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालो, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, आई इंटू टी। आई क्या है बेटा, विद्युत धारा एक मूलभूत राशि। समय क्या है, मूलभूत राशि। तो मूलभूत राशियों से मिलने बनने वाली राशि कहलाती है व्युत्पन्न राशि। तो आवेश क्या हुई, एक व्युत्पन्न राशि। अब इसकी एसआई यूनिट देख लो, आई की क्या होती है, आई मतलब धारा का एम्पियर। एम्पियर की यूनिट, ये स्पेलिंग गलत है, मैं सही बताता हूँ। देखो ये मेरे जो नोट्स हैं वो स्टूडेंट्स के हैं, इसलिए मैं साथ साथ में जो भी गलती होगी लिखता रहूँगा, टेंशन मत लेना। और मल्टीप्लाई सेकंड, ये मल्टीप्लाई सेकंड। तो ये देखो आई का क्या हो गया बेटा, एम्पियर है ना, और समय का क्या हो गया, सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या बन गई, एम्पियर इंटू सेकंड। ये बेटा किसकी ऐसा यूनिट है, चार्ज की, आवेश की, क्यू की। तो एक तो बन गई एम्पियर इंटू सेकेंड फॉर्मूले से, और एक बन गई हमारे साइंटिस्ट के नाम से, वो है कूलम्ब। तो साइंटिस्ट के नाम से क्या बन गई यूनिट इसकी, कूलम्ब। ये दोनों ही इसकी एसआई यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट क्या बन गई इसकी यूनिट, कूलम्ब। और सीजीएस यूनिट याद रखो बेटा, सीजीएस यूनिट होती है इसकी स्टेट कूलम्ब, और फ्रैंकलिन भी कहते हैं हम, ठीक है। ये है इसकी सीजीएस यूनिट। अब ये आपको याद रखना है कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं। स्टेट कूलम क्या है, सीजीएस यूनिट। याद रखो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं, याद रखो। और अन्य मात्रक भी याद रखो बेटा, एक और होती है एब कूलम, ये भी हमारे काम आती है, ये भी होती सीजीएस है। लेकिन अभी आपको इन चारों चैप्टर में यही याद रखनी है, कौन सी, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। एक और भी यूनिट होती है सीजीएस, उसको हम बोलते हैं एब कुलम। एक एब कुलाम में 10 कुलाम होते हैं, ये भी सीजीएस यूनिट है, एब कुलम। और ये स्टेट कुलम भी सीजीएस यूनिट है। एक कुलम में कितने स्टेट कुलम होते हैं, 3 × 10⁹ और एक कुलम में कितने एब कुलम होते हैं, तो 1/10 या 0.1 एब कुलम होते हैं। तो एक एब कुलम में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितने कुलम होंगे, 10 कुलम होंगे। क्लियर होगी बेटा बात ये। तो 2 यूनिट है, एक तो स्टेट कूलम है और एक एब कूलम है। दोनों ये वैल्यू याद रख लो, हमारे ज़्यादातर ये वैल्यू काम आती है, ये वाली, ठीक है। अन्य आवेश, अन्य मात्रक, एक मात्रक और होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का फैराडे।
1 फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन हुआ आवेश का? फैराडे हुआ, क्योंकि 1 फैराडे में 96,500 है। और सबसे छोटा मात्रक कौन हुआ बेटा? स्टेट कूलम, क्योंकि एक कूलाम के अंदर इतने सारे स्टेट कूलम है, तो स्टेट कूलम एक छोटा मात्रक हुआ, क्योंकि एक कूलम में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम है और 1 फैराडे में 96,500 कूलम है। तो 1 फैराडे सबसे बड़ा मात्रक हुआ। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हुआ? फैराडे। व सबसे छोटा मात्रक क्या हुआ? फ्रैंकलिन हुआ। क्लियर होगी बात? तो आज के लेक्चर में हम इतनी ही बात करते हैं। कल हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत श्रेणी के बारे में, आवेश के मूलभूत गुण के बारे में। तो रोज़ एक लेक्चर आपको डालता रहूँगा, तो बस आप पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और जो भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बता दो कि सर ये समझ में नहीं आया, तो अपन समझा देंगे उसको। ओके बेटा, तो आज के लिए केवल इतना ही। बाय बाय, सी यू ऑल।